पवन के कार्य, वर्क ऑफ विंड। पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती हैं, जिसमें अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण शामिल हैं। पवन वेगवान वायु या तीव्र गति से चलती हुई वायु को पवन कहा जाता है। जब वायु तीव्र गति से चलने लगती है तो उसे पवन कहते हैं। अपर्दन, अपर्दनकारी तत्वों, चाहे वायु हो, सागरीय जल हो, हिमानी हो, भूमिगत जल हो इत्यादि के द्वारा, अपर्दनकारी तत्वों के द्वारा धरातल को काट छांट कर या तोड़ फोड़ कर देने की क्रिया अपर्दन कहलाता है। अर्थात एक स्थान से काट छांट कर दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया अपर्दन कहलाता है। अपर्दन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है: अपवाहन, अपघर्षण एवं सन्निघर्षण। अपवाहन या उड़ाकर, अपवाहन या उड़ाकर जब अपक्षय की क्रियाओं के द्वारा चट्टानें असंगठित एवं ढीली हो जाती हैं तो पवनें उन ढीली एवं असंगठित चट्टानों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। उड़ा ले जाने की यही क्रिया अपवाहन कहलाती है। अपघर्षण जब ऊपर ऊबड़ खाबड़ सतह या चिकनी ही सतह क्यों न हो को वायु तोड़ फोड़ कर, घिस कर, कुरेद कर किसी भी रूप में उसे खुरच देती है, तोड़ देती है, कम कर देती है, तो उसे अपघर्षण कहते हैं। अर्थात पवन के द्वारा चट्टानों को घिसना अपघर्षण कहलाता है। सन्निघर्षण जब पवनें चलती हैं, ये पवन की दिशा है, जब पवनें चलती हैं तो उसमें अपर्दनकारी तत्व या अपर्दित तत्व उसके साथ चलने लगते हैं। कुछ लुढ़क कर चलते हैं, कुछ उड़ा के चलते हैं। जब ये चलते हैं तो छोटे बड़े कण आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से ये आपस में टूटते फूटते रहते हैं। अपर्दनकारी तत्वों को आपस में टूट फूट होना ही सन्निघर्षण कहलाता है। अर्थात पवन के द्वारा ले जाए जा रहे पदार्थ जब आपस में टकरा कर टूट फूट जाते हैं तो उन्हें सन्निघर्षण कहते हैं। अपवाहन उड़ा कर ले जाना, अपघर्षण उसे घिस कर खुरच कर कम करना, सन्निघर्षण पदार्थों का आपस में टूट कर बिखर जाना है, सन्निघर्षण कहलाता है। परिवहन, पवनें परिवहन का भी कार्य करती हैं। एक स्थान से काटकर पदार्थों को दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया पवन का परिवहन कहलाती है। परिवहन 2 प्रकार से होता है, एक उड़ाकर, एक लुढ़काकर। जब पवन के साथ कुछ पदार्थ उड़कर धरातल से ऊंचाई पर चले जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उन्हें उड़ाकर परिवहन कहा जाता है। और पवनें कुछ पदार्थों को अपने में साथ उड़ा नहीं पाती हैं, अर्थात लुढ़का कर ले जाती हैं, तो लुढ़का कर ले जाने की क्रिया भी परिवहन कहलाती है। निक्षेपण जब पवनों का वेग धीरे धीरे कम हो जाता है तो वे अपने पदार्थों को किसी स्थान पर
जमा करने लगती हैं। निक्षेपण दो प्रकार से हो सकता है, या तो किसी अवरोध के कारण या पवन के वेग में कमी के कारण। जब कहीं टीले आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, उनसे टकरा करके पवन द्वारा ले जाए जा रहे पदार्थ एक स्थान पर जमा होने लगते हैं, तो उन्हें अवरोध जनित निक्षेपण कहते हैं। जब पवनों का वेग कम हो जाता है तो अपने साथ लाए गए मलबे को, पदार्थ को जमा करने लगते हैं। यही जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। अपर्दन एक स्थान से काटना, परिवहन दूसरे स्थान पर ले जाना, निक्षेपण किसी स्थान पर जमा करने की क्रिया को कहते हैं। पवन के कार्य द्वारा उत्पन्न स्थल रूप दो प्रकार से होते हैं, एक अपर्दनात्मक स्थल रूप, नंबर 2 निक्षेपणात्मक स्थल रूप। अपर्दन के द्वारा कुछ मिट्टी इत्यादि उड़ा ली जाती है, तो वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं, जिसे अपर्दनात्मक स्थल रूप कहते हैं, जिसमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं। पहला है जीवजेन या जीवगेन। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पवन प्रभावित क्षेत्रों में जब ऊपर कठोर चट्टान पाई जाती है, नीचे कोमल चट्टान पाई जाए, फिर कठोर चट्टान पाई जाती है, तो अपक्षय आदि क्रियाओं के कारण या नदी इत्यादि क्रियाओं के कारण ऊपरी जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में कड़ी चट्टानों के नीचे कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, तो इन कड़ी चट्टानों को अपक्षय के कारण या नदियों के अपरदन इत्यादि के कारण इनमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ जाती हैं तो पवनें इन्हें आसानी से अपरदित कर देती हैं, और कोमल चट्टानें भी पवन के संपर्क में आ जाती हैं और जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। कोमल चट्टानों को उड़ाने से बने हुए गड्ढे जीवजेन या जीवगेन कहलाते हैं। कठोर चट्टानों के टूटने से कोमल चट्टानें भी उड़ने लगती हैं, ये गड्ढे बन जाते हैं, इन्हीं गड्ढों को जीवगेन कहा जाता है। अपवाह बेसिन या वात गर्त। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें जगह जगह गड्ढे बना देती हैं। जहाँ भी कोमल चट्टानें मिलती हैं या असंगठित पदार्थ मिलते हैं, उनको जल्दी उड़ा ले जाती है, और जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये वायु के द्वारा बनने के कारण इन्हें वात गर्त या अपवाहन बेसिन गर्त कहते हैं। इंसेलबर्ग या बोनहार्ट या टीले। कभी कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में कोमल चट्टानों के क्षेत्रों में ज्वालामुखी की चट्टानें या अन्य मजबूत कायंत्री चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये कायंत्री चट्टानें देर में अपरदित होती हैं, और मुलायम चट्टानों को पवनें उड़ा ले जाती हैं, तो ये कठोर चट्टानें टीलों की भांति खड़ी रह जाती हैं, जिन्हें इंसेलबर्ग या बोनहार्ट या टीले कहा जाता है। ये कठोर चट्टानों के टीले होते हैं, इन्हें पवनें आसानी से अपरदित नहीं कर पाती हैं, फलतः ये खड़े रह जाते हैं। भूस्तंभ या डिमार्ड सेल्स। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में, कोमल चट्टानों के क्षेत्रों में कहीं कहीं कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, तो पवनें अन्य क्षेत्रों की मिट्टियों को आसानी से उड़ा ले जाती हैं, किंतु कठोर चट्टानों के नीचे के भूभाग को नहीं उड़ा पाती। फलतः कठोर चट्टानों के नीचे के पदार्थ
स्तंभ की भांति, खंभे की भांति खड़े रह जाते हैं, जिन्हें भू-स्तंभ कहते हैं। कठोर चट्टानों के दबाव के कारण ये टीले खड़े रह जाते हैं, इसलिए इन्हें भू-स्तंभ कहा जाता है। छत्रक शैल या मशरूम चट्टान या पेडस्टल या सहारा मेगारा जर्मनी में पिट्जफेल्सन कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन शैल वर्ग को भी धीरे धीरे पौने अपर्दित करना प्रारंभ करती हैं। पौनों के अपर्दनकारी तत्व नीचे बड़े बड़े होते हैं और ऊपर बारीक होते हैं। इस वजह से बड़े बड़े कण निचले भागों का अपघर्षण ज़्यादा करते हैं और ये इन शैल वर्ग निचले भागों में ज़्यादा पर्दित हो जाते हैं, जिससे ऊपरी भाग गुंबदाकार और निचला भाग थोड़ा पतला हो जाता है। इसकी आकृति किसी वृक्ष या मशरूम की भांति हो जाता है, इसलिए इसे मशरूम चट्टान या एक छाते की भांति होने की वजह से छत्रक शैल या पेडस्टल आदि नामों से जाना जाता है। सहारा के मरुस्थल में इसे गारा भी कहा जाता है। जर्मनी में पिट्जफेल्सन कहते हैं। प्राकृतिक पुल और खिड़की। जब चट्टानें किसी लंबाई में पाई जाती हैं, ऊंचा एवं लंबाई में पाई जाती हैं, तो पौने धीरे धीरे उस पर प्रहार कर करके उसमें आर पार छेद कर देती हैं, तो वह एक पुल की भांति बन जाता है। मार्ग आर पार हो जाता है, लोग आने जाने लगते हैं, तो एक पुल के सदृश दिखाई देता है, जिसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। लेकिन कुछ चट्टानों में कहीं कहीं मात्र छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्रों को खिड़की कहते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से आर पार देखा जा सकता है, तो उन्हें खिड़की कहते हैं। और जब बड़ा छिद्र हो जाता है, जिससे आर पार मार्ग बन सकता है, उसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। यारडंग। जब कठोर चट्टानों के बीच बीच में कहीं कहीं कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, तो पौने कोमल चट्टानों को आसानी से उड़ा ले जाती हैं और कठोर चट्टानें ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती हैं। इन्हीं कठोर चट्टानों से युक्त क्षेत्र को यारडंग कहते हैं। जालक या जालीदार शिला। जब चट्टानें पौनों के सम्मुख मार्ग में आ जाती हैं, तो पौने उसे प्रहार कर करके जगह जगह उसमें छिद्र बना देती हैं। यद्यपि ये छिद्र आर पार नहीं होते हैं, लेकिन गड्ढे जरूर बन जाते हैं। इन्हीं गड्ढों को जालक या जालीदार शिला कहते हैं। इन्हीं गड्ढों से युक्त पूरी चट्टान को जालक या जालीदार शिला कहा जाता है। अब देखते हैं निक्षेपणात्मक स्थल। पौने अपर्दन के बाद अब निक्षेपण की क्रिया प्रारंभ करते हैं। पौने बेकम होने की वजह से जगह जगह बालू के ढेर लगा देती हैं। जगह जगह बालू के ढेर बन जाते हैं। इन्हीं बालू के ढेरों को बालू का स्तूप कहते हैं। बालू के ढेर को ही बालू का स्तूप कहते हैं। जब यह बालू का ढेर किसी जलाशय या किसी झाड़ी के चारों ओर इस तरह बन जाता है कि एक अर्धचंद्राकार सींगनुमा आकृति बन जाती है, तो उसे बरखान कहा जाता है।
अर्थात यह चंद्राकार हो, इसमें दो सींग की भांति आगे निकला हुआ भाग हो, एक बड़ी पूंछ दिखाई देती है, तो इसे बरखान कहा जाता है। इधर ढाल कम होता है, जो जो इधर जाते हैं ढाल अधिक होता जाता है, और फिर एकाएक ढाल अत्यंत कम हो जाता है, और इस सींग की भांति बने होने से इसे बरखान कहा जाता है। जब पौने अनुप्रस्थ दिशा में या अपने समकोण दिशा में लंबाई में टीलों का निर्माण करती हैं, तो उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। बालू के विपरीत दिशा में, बालू की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में यदि टीला बनता है तो उसे बालू का स्तूप कहते हैं या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। जब पौने अपने मार्ग की दिशा में समानांतर कई स्तूपों का, बालू के ढेरों का निर्माण कर देती हैं, तो उन्हें अनुदैर्ध्य या पौनानुवर्ती स्तूप या शीफ कहते हैं। जब पौने अपने मार्ग की दिशा में कई समानांतर टीलों का निर्माण कर देती हैं, तो उन्हें शीफ या पौनानुवर्ती स्तूप कहते हैं। जब पौने किसी वृक्ष या छोटे से जलाशय के चारों ओर अर्धचंद्राकार स्तूप में बालू का ढेर जमा कर देती है, तो इसकी आकृति छोट होने के कारण इसे लुटेन कहा जाता है। यही आकृति यदि बड़ी होती तो बरखान कहा जाता। ये छोटे छोटे टीलों को, अर्धचंद्राकार सींग युक्त टीलों को लुटेन कहा जाता है। जब पौने किसी चट्टान या किसी वृक्ष के पास मिट्टी का ढेर या बालू का ढेर जमा कर देती हैं, तो उन्हें नेवखा कहा जाता है। और पौने यदि किसी अवरोध के अभाव में एक विशाल बालू का ढेर समतल मैदान का निर्माण कर देती है, तो उसे लोयस का मैदान कहते हैं।